नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसबीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोदी सरकार कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान, छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास पर होगा फोकस। कोरोना संकट के बीच सरकार दोबारा से राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसका पूरा फोकस नॉन सैलरीड मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों पर हो सकता है। इससे नौकरी और कारोबार में मदद मिलने का अनुमान है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मानती है कि कोरोना महामारी के कारण नॉन सैलरीड मिडिल क्लास सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। दरअसल सरकार को उम्मीद थी कि दूसरी तिमाही में आर्थिक रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जुलाई और सितंबर की अवधि में इकोनॉमी में सुस्ती का अनुमान है। हालांकि इस दौरान सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों जीडीपी के आंकड़े जारी किए, जिसमें रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट रही। इसमें केवल एग्री सेक्टर में 3.5% की हल्की सी बढ़त रही। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों आर्थिक सुधार के लिए सरकार लगातार कई उच्च स्तरीय बैठक भी कर रही है। इसमें वित्तीय सिस्टम को सपोर्ट देने और राजस्व को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से इस तिमाही में भी आर्थिक सुधार के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से इस लॉकडाउन ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए और लोगों का जीवन यापन करना कठिन हो गया। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पबजी की भारत में दोबारा होगी वापसी, खत्म होगा गेम का चीनी कनेक्शन। कंपनी ने किया है बड़ा ऐलान। पबजी मोबाइल गेम को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पबजी मोबाइल गेम के भारत में प्रतिबंधित होने के बाद पबजी गेम की मेन साउथ कोरिया कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन सक्रिय हो गई है। पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से मंगलवार को चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब भारत में पबजी के मोबाइल वर्जन के लिए टेंसेंट ऑथराइज नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में कहें तो भारत में पबजी मोबाइल को संचालित करने का कानूनी हक चीनी कंपनी टेंसेंट के पास नहीं रहेगा। पबजी की मेन साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ही भारत में पबजी मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में कहा कि भारत में पबजी मोबाइल गेम के पब्लिशिंग की सारी जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी। साथ ही कंपनी ने आने वाले दिनों में भारत में पबजी के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतरीन बनाने का ऐलान किया है। पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझती है और भारत सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहती है। साथ ही कंपनी ने भारतीय कानून के हिसाब से भारत में गेम को दोबारा से उपलब्ध कराने की बात भी कही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट तो प्रतिबंधित है, लेकिन पबजी पीसी प्रतिबंधित नहीं है, यानी आप कंप्यूटर पर पबजी गेम खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि भारत में पबजी वापस आ जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एसबीआई एटीएम कार्ड में आया नया सेफ्टी फीचर, धोखाधड़ी का तुरंत पता लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई अपने ग्राहकों को एटीएम फ्रॉड के बारे में अलर्ट करने के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब जब भी बैंक को आपके खाते के लिए बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी तो तुरंत बैंक की ओर से एक एसएमएस ग्राहक के मोबाइल पर भेजा जाएगा। बैंक का कहना है कि धोखेबाज आपके अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे ये लाभ होगा कि अगर ग्राहक द्वारा रिक्वेस्ट किए बिना उसके बैलेंस की पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आएगा तो वे अपना एटीएम कम डेबिट कार्ड को तुरंत ही ब्लॉक करा सकेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए इस फीचर को लॉन्च किया है। एसबीआई की ये सुविधा इसके ग्राहकों को देश में तेजी से बढ़ते एटीएम धोखाधड़ी के मामलों से बचाने में मदद करेगी। एसबीआई के ग्राहक कस्टमर केयर पर कॉल करके, नेट बैंकिंग के माध्यम से और एसबीआई क्विक ऐप के जरिए अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ने अपने ग्राहकों को एटीएम फ्रॉड को लेकर जागरूक करने के लिए कहा है कि ग्राहकों को उनके मोबाइल पर आने वाले किसी भी बैंकिंग लेन देन या फिर मिनी स्टेटमेंट के मैसेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर उनकी जानकारी के बिना ही लेन देन हुआ हो तो कार्ड को जल्दी से ब्लॉक कराना चाहिए। बैंक ने सलाह दी है कि ग्राहकों को एटीएम से लेन देन की पूरी जानकारी निजता बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम भी आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप एटीएम या अपने डेबिट कार्ड से कोई भी लेन देन करते हैं तो इसकी जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। और दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती का मेडिकल जांच भी करवाया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनका ड्रग पेडलर के साथ संबंध था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उनके
वकील सतीश मने शिंदे ने कहा कि 3 केंद्र की एजेंसियां एक महिला के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट आदमी से प्यार करती थी। गलत तरीके से ली गई दवाइयों की वजह से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने डॉक्टर सुजैन वॉकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सुजैन वॉकर सुशांत की थेरेपिस्ट रह चुकी हैं और उन्होंने सुशांत की दिमागी बीमारी पर बयान दिया था और एक्टर को बायोपोलर डिसऑर्डर होने की बात कही थी। दोस्तों जिस तरीके से अब खुलासे हो रहे हैं, लगता है कि जल्दी ही सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हरियाणा में स्कूल खोलने की हो रही तैयारी। ट्रायल के तौर पर शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की क्लास। अनलॉक 4 में ज्यादातर काम धंधों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को अभी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इनके बारे में अगले महीने कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार एजुकेशन सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए फुल मूड में है। सरकार ने ट्रायल के तौर पर करनाल और सोनीपत के 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं लगवाने का फैसला किया है। सरकार ने ये फैसला बच्चों के अभिभावकों की इच्छा जानने के बाद ही किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे बस केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार है। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल खोलने के बारे में उसने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के करीबन 85% माता पिता ने स्कूल खोलने पर अपनी सहमति जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में केंद्र की सरकार ने 21 सितंबर से 50% टीचर और अन्य स्टाफ के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इस महामारी के मद्देनजर क्या अगर स्कूल खुलते हैं तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस ने आम जनता के लिए बाजार में उतारी कोरोना वैक्सीन। भारत के लिए भी आई अच्छी खबर। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रूस ने नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के पहले बैच का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। एक समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्रकारों से कहा है कि रूसी क्षेत्र में इस वैक्सीन को जल्द ही सप्लाई करने की उम्मीद है। उधर भारत में भी जल्द ही लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया होगी। अच्छी खबर ये है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को दूसरे दौर के इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में वैक्सीन के पहले बैच की सप्लाई करने की उम्मीद है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे पहले जोखिम वाले समूहों जैसे शिक्षकों और डॉक्टरों का टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने पिछले महीने ही स्पुतनिक 5 को रजिस्टर किया है, जिसके साथ ही ये कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अगस्त को वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करने की अनाउंसमेंट की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं आपके राज्य के मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मानसून की बारिश हो सकती है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि उमंग ऐप के जरिए घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। जानिए क्या है तरीका। दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने या फिर जमा करने के लिए बैंक या फिर CSC या फिर EPF के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। उमंग ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर जमा करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उमंग ऐप से ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास 12 अंकों का आधार नंबर और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही पेंशन जारी करने वाली संस्था, चाहे वो बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी एजेंसी हो, उसके पास आपका आधार नंबर रजिस्टर होना चाहिए। एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो आपकी उंगलियों के निशान कैप्चर कर सके और कम से कम विंडोज 7 वाला कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर कम से कम एंड्रॉइड 4 युक्त मोबाइल फोन होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप खुलने पर इसमें जीवन प्रमाण सर्विस को सर्च करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल से बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र सर्विस के तहत जर्नल लाइफ सर्टिफिकेट के टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेंशन ऑथेंटिकेशन टैब में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दिखेगा। दोनों चीजें सही हैं तो जनरेट
सबमिट OTP के बटन पर क्लिक करना होगा। अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP नंबर को निर्धारित जगह पर भरना होगा और सबमिट करना होगा। अपने बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसे फिंगरप्रिंट मिलने के साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट देखने के लिए व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। आधार नंबर की मदद से इसे देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपने मोबाइल फोन से भी इसको बनवा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि यूपी में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दिनों रहेंगे बाजार बंद। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब संडे का भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लागू साप्ताहिक लॉकडाउन को अब खत्म कर दिया है। अब बाजार अपनी साप्ताहिकी बंदी में ही बंद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिकी बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पहले की व्यवस्था के हिसाब से रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। इस दौरान संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा। अब सरकार ने शनिवार के बाद रविवार की बंदी भी खत्म कर दी है, यानी अब बाजारों में पुरानी व्यवस्था लागू की जा सकेगी। इससे पहले 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को होता था। बीते दिनों सरकार ने शनिवार का लॉकडाउन खत्म किया था और अब रविवार का भी लॉकडाउन खत्म कर दिया है। सीएम ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसके बारे में लोगों को विशेष रूप से जागरूक करें। दोस्तों, यहाँ पर हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आप भी रिव्यू पढ़कर शॉपिंग करते हैं तो नकली फीडबैक से रहे सावधान। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेजन हो या फ्लिपकार्ट या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट हो जहां से हम खरीदारी करते हैं, सामान खरीदने से पहले हम अक्सर उस प्रोडक्ट के रिव्यू को पढ़ते हैं। उसके बाद रिव्यू के आधार पर हम ये तय करते हैं कि उस सामान को खरीदना है या नहीं। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी आई हैं। हाल ही में अमेजन पर कई ऐसे फेक रिव्यू की बातें भी सामने आई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंट सेलर द्वारा वेबसाइट पर 1 स्टार रिव्यू दिया जाता है। खबर के मुताबिक नकली फीडबैक के कारण कई लोग प्रभावित हैं, जो ये मानते हैं कि इसमें उन्हें गलत परिणाम भुगतना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उपभोक्ता अधिकार चैंपियन अब UK वॉच डॉग से जांच की मांग कर रहे हैं। अमेजन का मानना है कि आश्चर्य की बात है कि कुछ ऑनलाइन रिटेल विक्रेता फीडबैक के नाम पर खेल रहे हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नकली फीडबैक देने के पैसे भी दिए जाते हैं। हालांकि अमेजन रिव्यू में हेरफेर से निपटने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वेबसाइट पर जाकर आपको पता लग सकता है कि कौन सा रिव्यू सही है और कौन सा गलत। इसके लिए आपको किसी भी प्रोडक्ट का वेब लिंक कॉपी करके फेक पोस्ट को एनालाइज बॉक्स में डालकर इंटर कर देना होगा। वेबसाइट फेक रिव्यू को अलग कर देगा। इस सेक्शन में भी आपको बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपके प्रोडक्ट के लिंक को वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि प्रॉपर्टी खरीदना हुआ अब सस्ता। इस राज्य में अब 2% कम लगेगा सेस। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम दफ्तर के मुताबिक मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कोरोना का असर पड़ा है, जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों का धंधा मंदा पड़ गया है। इस कारण राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी पर 3% के स्थान पर 1% सेस लेने का फैसला किया है, यानी कि 2% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। इससे दूसरे धंधों की तरह रियल एस्टेट कारोबार पर भी उल्टा असर पड़ा है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कम हो गई है। उनके मुताबिक ये जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी बूम आए। इसलिए शहरों, खासकर रेजिडेंशियल इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी पर सेस में 2% की छूट मिलेगी और ये छूट 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से सेस पर 2% की छूट मिल रही है। तो इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आने से पहले गरमाया एक नया संकट। WHO ने अमीर देशों पर लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के अंतिम पड़ाव पर हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी, लेकिन इस बीच दुनिया एक नए संकट में उलझती दिखाई दे रही है। ये संकट है वैक्सीन राष्ट्रवाद, यानी कि वैक्सीन नेशनलिज्म का। इसका अर्थ है कि जो देश इस वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल करेगा वही इसका पहला उपयोग भी करेगा। लेकिन WHO ने चेतावनी दी है कि इससे कोरोना महामारी बढ़ेगी ना कि घटेगी। WHO के प्रबंध निदेशक ने कहा कि दुनिया में कहीं भी अगर कोरोना वैक्सीन बनती है तो शुरुआत में दुनिया भर के अलग अलग देशों में जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उन्हें वैक्सीन देने की जरूरत है, न कि एक ही देश के ज्यादातर लोगों को।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि WHO ने कहा कि वैक्सीन पर किसी एक देश का हक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हक है। WHO के प्रबंध निदेशक ने जोर देते हुए कहा कि वैक्सीन की नेशनलिज्म यानी कि जो देश वैक्सीन बनाए उसे पहले अपने लिए ही इस्तेमाल करे। इससे कोरोना महामारी का खतरा और बढ़ेगा न कि घटेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आगाह किया है कि अमीर मुल्क संभावित वैक्सीन की जमाखोरी कर सकते हैं और गरीब देशों तक शायद इसकी पर्याप्त सप्लाई भी ना हो पाए। WHO चीफ टेड्रोस ने एक दिन पहले ही वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोके जाने की जरूरत पर जोर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन अभी बाजार में नहीं आई है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे अमीर देशों ने वैक्सीन मैन्युफैक्चर के साथ प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और EU ने सबसे पहले अपने यहाँ वैक्सीन को सुनिश्चित करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर डाले हैं। इन देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के करीब पहुंची फाइजर इंक, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियों के साथ अरबों रुपए का करार कर लिया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।